Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel, right? In this channel, you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner, then you should surely watch these videos made by me for my dear students. सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स जो कि क्लास 12th का चैप्टर है फ्लैमिंगो बुक से। पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताना चाहूँगी जो कि अशोका मित्रन है। एक बार मैं आपको इंग्लिशमैन के बारे में बताऊंगी और एक बार हिंदी में बताऊंगी, राइट? सो अशोका मित्रन वॉज अ तमिल राइटर. दिस चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स is a short part taken from his book My Years with Boss, which tells the influence of movies on every aspect of life in India and how Ashoka Mitran's years spent at Gemini Studios. In the early days of Indian filmmaking, Gemini Studios was one of the most famous influential organizations of India, which was located in Chennai and set up in 1940. S.S. Vasan was its founder, and duty of Ashoka Mitran was to cut out the newspaper clippings on every subject and paste them in files. This following excerpt is taken from Ashoka Mitran's book My Years with Boss. Ashoka Mitran एक तमिल राइटर थे. यह चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स उनकी ही लिखी हुई एक बुक My Years with Boss में से लिया गया है. इस बुक में यह बताया गया है कि इंडिया में फिल्म्स लोगों की जिंदगी में कितना गहरा असर करती थी और अशोका मित्रन ने अपने कितने साल जेमिनी स्टूडियोज में किस तरीके से बिताए थे. जब फिल्म्स बननी इंडिया में शुरू ही हुई थी तब जेमिनी स्टूडियोज सबसे प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी जो कि चेन्नई में लोकेटेड थी 1940 में. जेमिनी स्टूडियोज के फाउंडर एस.एस. वसन थे और अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियोज में यह काम था अशोका मित्रन का कि उनको न्यूज़पेपर्स की इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस सभी सब्जेक्ट के ऊपर जो लिखी होती थी वह कट करके फाइल्स में रखना होता था. यह स्टोरी पोएट्स एंड पैनकेक्स एक छोटा सा पार्ट है जो कि अशोका मित्रन की बुक माई ईयर्स विद बॉस में से लिया गया है. ठीक है, सो बच्चों अब मैं आपको इस चैप्टर के सारे पैराग्राफ्स एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, राइट? तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा. नाउ पैरा 1 जो पैनकेक वॉज द से स्टार्ट है एंड सेंट जॉर्ज इन मद्रास पे खत्म होता है. इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, ओके? Now let's start. Pancake was the brand name of the makeup material that was used by Indian film actresses of 1940s and 1950s like Greta Garbo, Ms. Gauhar, Vijayanti Mala. Gemini Studios bought that makeup material in huge quantity, but Rati Agnihotri, who got famous in 1990s, didn't use pancakes as till then it was not in use. Now let me tell you that Gemini Studios was located in Chennai, set up in 1940, and it was in the upstairs of a building which was once Robert Clive's stables. Robert Clive was a British military man who had dozens of buildings in the city Madras and stayed in Madras for very short time. And he had short life too. And in that shorter span of life, he had won some impossible battles in India and married a young woman in St. Mary's Church in Fort George in Madras. So बच्चों, पैनकेक्स मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है जो 1940s और 1950s की इंडियन एक्ट्रेसेस यूज़ किया करती थी जैसे कि ग्रेटा गार्बो, मिस गौहर, विजयंती माला. जेमिनी स्टूडियोज खूब सारा पैनकेक्स यानी मेकअप मटेरियल खरीदता था, लेकिन रति अग्निहोत्री जो 1990s की एक्ट्रेस थी उन्होंने पैनकेक्स नहीं यूज़ किए होंगे क्योंकि तब ये मार्केट में आना बंद हो गया था. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेमिनी स्टूडियोज चेन्नई में स्थित था 1940s में और एक बिल्डिंग के ऊपर वाले माले में
इसमें काम हुआ करता था, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल होता था। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको रॉबर्ट क्लाइव की देना चाहूँगी। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स के आर्मी मैन थे और उन्होंने मद्रास शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीदी हुई थी। उनकी बहुत कम टाइम में डेथ हो गई थी, पर इस कम टाइम में ही उन्होंने इंडिया के कई हिस्सों को जीता था और बहुत मुश्किल से ये सब पॉसिबल हुआ था उनके लिए। और इसी बीच उन्होंने एक यंग गर्ल से शादी भी करी थी सेंट मैरीज चर्च में। ओके, अपनी कम लाइफ टाइम होने के बावजूद भी रॉबर्ट क्लाइव ने इतने सारे काम कर लिए थे। राइट, अब हम पैरा 2 पे आएंगे, जो कि द मेकअप रूम से स्टार्ट है एंड ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट पे खत्म होता है। इसी बीच आपने पेज भी चेंज कर लिया होगा, हम पेज 58 पे हैं। The makeup room of Gemini Studios looked like a hair cutting salon surrounded by large mirrors and very bright lights, which used to throw heat, and it used to be difficult for the makeup artist to get their makeup done in the presence of those lights and heat. Initially, head of the makeup department was a Bengali, but he became very famous afterwards and left the studio. Then a Maharashtrian took his place, who was assisted by different cultural background persons like Dharwar Kanniga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and usual local Tamils. This shows that Gemini Studios was open for all cultural types and gave space to all those people who belonged from different cultural background. Before Doordarshan and All India Radio began broadcasting programs on national integration, students, national integration means the bond between the people regardless of their caste, religion, creed, or gender. So Gemini Studios had given the space to the different caste, religion, or gender to make the bond and to generate oneness. The group of different cultural background people could turn any normal looking man into a complete monster. Student, it is a sarcasm, okay? With the help of pancakes and other lotions. So this is a kind of sarcasm, as these makeup artists used to put pancakes as makeup materials on the faces of actors and actresses so that they could hide the pores on their faces and they look presentable on screen. During those days, the shooting used to be done mainly indoors, and only 5% of the film was shot outdoors. Strict hierarchy was maintained in the makeup department. Students, hierarchy means the class system, means high to low. So the chief makeup man used to do the makeup of lead actor and actress. His assistant used to do the makeup of second hero or heroine, and the junior assistant used to do of the main comedian. The crowd makeup used to be done by the office boy. The duty of the office boy was to mix the makeup material in a big vessel and putting it on the faces of crowd players. The main reason of applying the makeup was to close every pore on the faces of actors and actresses or the crowd players. The office boy was exactly a man in his 40s who wanted to become actor, writer, poet, but he ended up being an office boy. He also had some aspirations, but he took this office boy work for bread, butter and shelter. So बच्चों, जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम था वह एक हेयर कटिंग सैलून लगता था, जिसमें बहुत सारे मिरर्स लगे हुए थे और बहुत ब्राइट लाइट्स लगी हुई थी, जिसमें बहुत हीट निकलती थी और जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था उस हीट में अपना मेकअप करवाना। शुरुआत में एक बंगाली मेकअप डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था, पर वह काफ़ी मशहूर मानी फेमस हो गया था और फिर उसने जेमिनी स्टूडियोज़ को छोड़ दिया था। फिर उसकी जगह एक महाराष्ट्रियन मेकअप आर्टिस्ट आया जिसने डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया, जैसे कि धरवर कन्निगा, आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज और कुछ लोकल तमिल्स के साथ भी काम किया था। इससे यह पता चलता है कि जेमिनी स्टूडियोज़ में डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों को जगह दी जाती थी काम करने के लिए और कोई कास्टिज्म नहीं था।
दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल इंटीग्रेशन पर प्रोग्राम से पहले ही जेमिनी स्टूडियोज में हर कल्चर के लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती थी, जिससे कि सभी लोगों के बीच भाईचारा और दोस्ती बनी रहे। जो डिफरेंट कल्चर के मेकअप बॉयज थे, वे किसी भी नॉर्मल इंसान के फेस में पैनकेक्स यानी मेकअप मटेरियल लगा के उनको बहुत अलग बना देते थे, क्योंकि पैनकेक्स की वजह से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के फेस के पोर्स दब जाते थे और वे स्क्रीन पर प्रेजेंटेबल लगते थे। उन दिनों शूटिंग स्टूडियो में ही हुआ करती थी और सिर्फ 5% शूटिंग ही बाहर होती थी। उन दिनों हायरार्की फॉलो होती थी, इसका मतलब है बड़े से छोटा। चीफ मेकअप मैन एक्टर्स का मेकअप करता था, असिस्टेंट मेकअप मैन सेकंड हीरो और हीरोइन का मेकअप करता था और जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन का करता था। क्राउड का मेकअप ऑफिस बॉय करता था। ऑफिस बॉय की यह ड्यूटी होती थी कि उसको सारा मेकअप मटेरियल एक बड़ी सी बाल्टी में डालकर मिक्स करके क्राउड के फेस पर लगाना होता था। ऑफिस बॉय ऐसा आदमी था जो 40 इयर्स का था, जो खुद भी एक्टर, राइटर, पोएट, डायरेक्टर बनने आया था, पर ऑफिस बॉय बनकर रह गया था। उसके भी ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे, पर रोटी, कपड़ा और मकान के लिए उसको जो भी काम मिला था उसने करना शुरू कर लिया था। ओके, अब हम पेज नंबर 59 पे आएंगे बच्चों। आपको पेज चेंज करना है। हम स्टार्ट करेंगे इन दोज डेज पे और खत्म होगा फ्रॉम हिज एपिक्स पर। सो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर मेंशन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम he worked in a small box kind of structure and its windows were transparent and there was not privacy for him to work. The author's means Ashoka Mitran's work was to tear up the main newspaper headlines related to every subject and paste them in files. But most of the Gemini Studios employees used to think that the author was doing nothing and people used to come to his small office to give him lectures. One day, a boy came to his department, Mina's office, and told him that how literary talent was getting wasted and barbers and perverts were the ones who were getting highlighted. Then the author was praying for crowd shooting to avoid the boring story of the boy. So, बच्चों इस पैराग्राफ में ऑथर बताते हैं कि कैसे उस समय में वह एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे और उस ऑफिस की भी ट्रांसपेरेंट खिड़कियां थी जिसमें से आर पार सब दिखता था और कोई भी प्राइवेसी नहीं थी। ऑथर कौन थे? अशोका मित्रन, जिनका काम था न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को कट करके फाइल में लगाने का, और उनको लगता था कि सभी लोग यह सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए कोई भी उनके ऑफिस में आके लेक्चर देना शुरू कर देता था। एक दिन एक लड़का उनके डिपार्टमेंट में आया और कहने लगा कि जेमिनी स्टूडियोज में जितना भी लिखने वालों का टैलेंट है वह सब वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर बाल काटने वालों को और धोखेबाज लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही थी। उस लड़के की बातें बहुत बोरिंग लग रही थी ऑथर को, और ऑथर को लग रहा था कि कब शूटिंग स्टार्ट हो और वो बिजी हो जाए। सो बच्चों, अब हम आएंगे पैरा 4 पर, जो कि इन ऑल द इंस्टेंसेस से स्टार्ट है एंड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू पे खत्म होता है। इस बीच हम पेज भी चेंज करेंगे, हम पेज नंबर 60 पे आएंगे थोड़ी देर बाद। मेनली ये पैराग्राफ पेज नंबर 61 पे खत्म होता है। सो हियर वी गो। सो ऑन जनरल लेवल, every person has a habit of blaming somebody for his or her problems. The same thing was with Office Boy also. He blamed for all his worries, and the reason of being neglected by everyone at the Gemini Studios was due to Kothamangalam Subbu. Subbu was number 2 at Gemini Studios and number 1 was S.S. Vasan, who was the founder of Gemini Studios. Subbu had got a great opening in the film industry as compared to makeup boy, that means office boy. Author tells that Subbu, when started his career, he faced a lot of uncertainty and difficult times because when he started his career, there was no established filmmaking companies or studios. If we talk about formal education, Subbu didn't get any advantage on that also if we compare his situation to office boy. But Subbu was born in a Brahmin family. He had got more exposure than office boy and had more connections also.
with powerful people of film industry. Subbu had an ability to look cheerful all the time. Subbu always had some work for somebody because he could never do things on his own. But he had made his identity very sound in front of his boss because of his loyalty, and he gave complete advantage to his boss of his complete creativity. Right? Subbu was only made for films. Subbu was a man, if directed and inspired well, could do wonders in seconds. To that level of talent he had. Subbu was a genius man with countless ideas. Once his producer wasn't fixed because he had to direct a scene in which a rat fights the tigress underwater and kills her. But rat felt bad for the cubs and started loving them. The producer was unable to shoot the scene and asked Subbu for the help, and Subbu gave 14 different ideas to shoot the scene. So we can conclude that filmmaking was so easy with a man like Subbu, and Subbu was one of those gems who gave direction and definition to Gemini Studios when it was in its peak. Subbu was also a great poet, but he chose to write simple poems because he wanted his poems to be understood easily by the normal readers. So he always avoided to write complex poems. Subbu composed story poems and wrote a novel named as Thillana Mohanambal. Subbu was an all-rounder, and whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the lead actress or actors. Subbu was very charitable by nature, as his home was a permanent stay for his relatives and friends who are in need to settle at that place. But still, Subbu had enemies, which is hard to believe. The reason for this could be his close relations with his boss, means S.S. Vasan, or his polite nature, which seemed very annoying to the other people, or the way he used to say nice things about everything. But office boy was the man who always thought wrong about Subbu and wished the worst things happened to Subbu. So बच्चों, अगर देखा जाए तो हर पर्सन की हैबिट होती है कि वह अपनी प्रॉब्लम्स किसी ना किसी पर ब्लेम लगाता है अपनी प्रॉब्लम्स का. यही चीज़ ऑफिस बॉय के साथ भी थी. वह अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम और जो भी इम्पोर्टेंस उसे जेमिनी स्टूडियोज में नहीं मिल पाती थी उन सबका ब्लेम सुबू पर लगाता था. सुबू का डेजिग्नेशन जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर माना जाता था और नंबर 1 पर एस वसन यानी कि जो कि फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियोज के उनका था. सुबू को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री हुई थी सुबू की, जो कि ऑफिस बॉय की नहीं हो पाई थी. इस स्टोरी के ऑथर बताते हैं कि सुबू ने बहुत ही परेशानियों और अनिश्चितताओं का सामना किया था जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी स्टूडियोज और फिल्म मेकिंग कंपनीज नहीं हुआ करती थी. अगर ऑफिस बॉय से सुबू की तुलना की जाए तो सुबू ने भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, पर सुबू के पास बहुत बड़ा एडवांटेज यह था कि सुबू एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और उसका उठना बैठना फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोगों में हुआ करता था. सुबू के अंदर एक बहुत अलग सी खास बात थी कि वह हर टाइम खुश लगता था. सुबू के पास हर समय कोई ना कोई काम हर किसी के लिए होता था क्योंकि वह अपने काम खुद नहीं कर पाता था. सुबू ने अपनी पहचान अपने बॉस की नज़रों में काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी क्योंकि वह बहुत लॉयल यानी वफादार इंसान था और वह अपने बॉस के फ़ायदे के लिए अपने सारे क्रिएटिव स्किल्स यूज़ करता था. सुबू बना ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए था. सुबू उस तरीके का आदमी था कि अगर उसे सही रास्ता और सही तरीके से मोटिवेट किया जाए तो वह अपने काम से चमत्कार करके दिखा सकता था. इतना टैलेंट से भरपूर था सुबू. सुबू के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते थे हर प्रॉब्लम्स के ऊपर. एक बार एक प्रोड्यूसर थोड़ा परेशान था क्योंकि वह सीन नहीं कर पा रहा था. सीन कुछ इस तरीके का था कि एक चूहे की पानी में एक टाइग्रेस से फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और जो चूहा होता है वो टाइग्रेस को मार देता है. फिर चूहे को टाइग्रेस के जो बच्चे होते हैं, कब्ज होते हैं, उन पर दया आ जाती है और चूहा उनको प्यार करने लगता है. प्रोड्यूसर इस सीन को शूट नहीं कर पा रहा था और उसने सुबू से पूछा कि क्या वह कर सकता है. सुबू ने 14 तरीके के आइडियाज़ प्रोड्यूसर को दे दिए थे सीन करने के. तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि सुबू के सपोर्ट से फिल्म्स बनना डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के लिए कितना आसान होता होगा. और सुबू उन लोगों में से था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को नहीं पहचान दी थी और ऊंचाइयों तक ले गया था. सुबू बहुत शानदार कविताएं भी लिखता था, पर वह जानबूझकर आसान कविताएं लिखता था क्योंकि वह ऐसा चाहता था कि सभी लोग उसकी कविताएं पढ़ सकें.
सुबू ने एक नॉवल भी लिखी थी जिसका नाम था थिल्लाना मोहन अम्बल। सुबू एक ऑलराउंडर था और अगर वह किसी भी फिल्म में कोई छोटा रोल भी करता था तब भी वह मेन एक्टर से ज़्यादा प्रभावशाली एक्टिंग करता था। सुबू दयालु भी काफ़ी था और उसके घर में उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी आके रहते थे जिनको सिटी में सेटल होना होता था। पर इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी सुबू के एनिमीज़ होते थे, सुबू के दुश्मन होते थे, क्योंकि जो सुबू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे सुबू अपने बॉस के काफ़ी क्लोज था, एसएस वसन के। सुबू नेचर में काफ़ी पोलाइट था और सुबू हर चीज़ की तारीफ करता था। क्या पता लोगों को इस वजह से सुबू पसंद नहीं करते थे, लोग सुबू को ये वजह होगी पसंद ना करने की। ऑफिस बॉय भी सुबू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वह सुबू के बारे में हमेशा बुरा सोचता था और अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम भी सुबू पर ही डालता था। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक ही पढ़ाऊंगी इस वीडियो को। ये वीडियो का पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर के अगले पोर्शन को कंप्लीट करूंगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए मैक्सिमम, राइट? So, and you can subscribe my channel also, and its name is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.